अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब से हुकूमत संभाली है उनको बहरानों का जो है सामना करना पड़ा। जब हुकूमत संभाली उस वक्त मईशत का बहुत बड़ा बहरान था जिस पे हुकूमत ने पूरी तरह काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान कोविड आ गया। कोविड की वजह से भी मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, लेकिन बड़े खुशाइन तरीके से जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगा के पाकिस्तान को कोविड से काफ़ी हद तक बचाया गया। हमारी NCOC ने भी बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद अगर देखें तो अब इस वक्त महंगाई का एक तूफ़ान आ गया जिससे आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत अपनी तरह कोशिश कर रही है, जबकि PDM कोशिश कर रही है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे, जलसे जुलूसों का ऐलान कर रहे हैं, धरनों की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वक्त वो है पाकिस्तान में जो मुआशरती बहरान आया है। आपने सियालकोट वाला वाक़या देखा, आपने फैसलाबाद वाला वाक़या देखा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दुनिया में जाके इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो है वो दुनिया को बताते हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है दुनिया के सामने आए। लेकिन इस तरह के वाक़यात जो है वो पाकिस्तान को फिर पीछे की तरफ ले जाते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब साहब। सर, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। पहला तो सवाल मेरा आपसे यही है कि इस वक्त आवाम जो है वो महंगाई से परेशान है। तो महंगाई वैसे तो दुनिया में नज़र आ रही है कि हर जगह महंगाई है, लेकिन हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है जिससे गरीब आवाम को कुछ जो है वो रिलीफ मिल सके? देखिए, पहले तो बुनियादी तौर के अगर आप पिछले 2 हफ्तों का डेटा देखें तो जो महंगाई में जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है उसमें कमी आ रही है। आलू, प्याज, टमाटर, जो लोगों की दालें, खाने पीने की अशिया की हैं, उनकी पिछले साल से बनिस्बत इस साल कीमतें कम हैं। बुनियादी तौर के ऊपर क्या असर आया? कोविड के वजह से पूरी दुनिया के अंदर 50 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। आप USA में देख लें, आप फ्रांस में देख लें, बरतानिया में देख लें, आप चाइना में देख लें, हर जगह के ऊपर महंगाई से आहो पकाड़ नज़र आ रही है। अब पाकिस्तान भी जो है वो आलमी महंगाई से मुतासर हुआ है। चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हों, $40 वाली $80-85 के ऊपर फ़ी बैरल के ऊपर चले गई। जो खुर्दनी तेल फ़ी टन आपको $400-500 पे मिलता था, आज वो $1300-1350 के ऊपर मौजूद है, जिसकी वजह से घी की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ। अब घी सारा हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल सारा हम इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोल और डीजल का ही और LNG का ही असर आता है बिजली की कीमतों के ऊपर भी। तो उसकी वजह से कि इम्पोर्टेड महंगाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर आई है, जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले माह के अंदर, चंद माह के अंदर जो है आलमी सतह पर कीमतें गिरेंगी। उसका फौरी रिलीफ हम आवाम को पास ऑन करेंगे। हमने क्या इकदाम किए? मिसाल के तौर पे अब हम जो है वो एहसास डिजिटल राशन प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें हम 20 मिलियन फैमिलीज़ यानी 2 करोड़ ख़ानदानों को आटा, घी और दाल के ऊपर जो है उनको 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी कि 30% उनको पैसे कम अदा करने पड़ेंगे। यानी फ़ी ख़ानदान 1000 रुपया हुकूमत माहाना उनको सब्सिडी फ्राहम करेगी। उसके लिए 120 अरब रुपया रखा है। दूसरी जानिब अगर आप ये देखें कि हमने इसके पैरेलल क्या काम किया, हमने आटा माफिया की सरकूबी की, हमने चीनी माफिया की सरकूबी की। चीनी 150 रुपये से आज जो है वो 90 रुपये के ऊपर वापस आ चुकी। आटा 20 किलो का हमने 1100 रुपये में मुकर्रर। लेकिन फ़ारूक हबीब साहब, किसी को सज़ा नहीं मिली, कोई सामने नहीं आ सका, क्योंकि ये जो आपने बातें की कि गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, लेकिन देखें जब कहा जाता है कि रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, FBR की कलेक्शन बढ़ गई है, लेकिन उसका जो असर है वो गरीब आवाम को कोई उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। जी, मैं आपको तो अगर ये जो आटा माफिया, चीनी माफिया, अगर इसमें सजाएं दी जाती तो बेहतर नहीं हो जाता? मैं आपको अर्ज करता हूँ। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में होगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 40 अरब रुपए के जुर्माने किए हैं जो कि चीनी का काटल था उनको। उन्होंने कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं, उसके ऊपर हुकूमत, हमारी लीगल टीम जो है वो काम कर रही है। इसके अलावा 600 अरब रुपए का इन्होंने सेल्स टैक्स चोरी किया है। हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेकर आए हैं, यानी आवाम की जेब से सेल टैक्स ले लेते थे लेकिन सरकार के खजाने में जमा नहीं होता था। वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का आगाज़ हो गया, जहां से चीनी की बोरी बनेगी उसी के ऊपर कोड लगेगा। कोई जो है वो आप सेल टैक्स चोरी नहीं कर सकेंगे। पहले ये 3-3 माह के 6-6 महीने के फॉरवर्ड सौदे किया करते थे, जिसको सट्टाबाजी कहते थे। अब ये 15 दिन से ज़्यादा का कोई फॉरवर्ड जो है वो सेल अपनी नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो आटा का माफिया था उसके पीछे हमने सरकूबी की। 20 करोड़ रुपए के जुर्माने जो है वो एंटी करप्शन पंजाब ने इनको किए, वो रिकवर भी किए। इसके अलावा आप ये देखें कि आप कहते हैं उनके असरात नज़र नहीं आते। मैं आपके सामने कुछ हकायक रखना चाहता हूँ। आप ये देखें कि आज रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर गंदम की पैदावार हुई, यानी कि आप कह लें 25 लाख टन जो है वो गंदम ज़्यादा है।
इसी तरीके से जो है वो हमारे पास चावल की फसल में ज़्यादा इजाफा हुआ, हमारे पास मकई की फसल में, कपास की फसल जो कि 6 मिलियन बेल्स के ऊपर आ गई थी, वो इस साल इंशाल्लाह लेकिन 9 मिलियन फर्दर बेल्स उसके बावजूद 15 रुपए की रोटी मिल रही है और 20 रुपए का नान मिल रहा है। जरा अर्ज सुन लें, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेने दें। जहाँ पर हमने 5 फसलें जो हैं वो फोकस की हैं जो पाकिस्तान की मजमूई फसलों का 70% है, जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ गंदम, चावल, मकई, गन्ना और कपास यानी काटन। अब काटन का हमें दोहरा फ़ायदा ये है कि एक तो किसान खुशहाल होता है, दूसरी जानिब जो है इससे आपकी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होता है। अगर गंदम और चावल की और शुगर की पैदावार में इजाफा होगा तो आपको इंपोर्ट कम करनी पड़ेगी। तकरीबन जो है वो पाकिस्तान को जो चावल की मद में हमने $2.5 अरब की हमने चावल एक्सपोर्ट करने हैं इस साल जो इजाफी पड़े हुए हैं। जो हम इंपोर्ट करते थे गन्ना और वीट हमें इंपोर्ट करना पड़ती थी, उससे तकरीबन $4 अरब की हमारी बचत होगी और किसान की जेब में 400 अरब रुपया इजाफी गया है जो हमारी जीडीपी में इजाफा हो रहा है। जब आप बात करते हैं रोटी 15 रुपए की या 20 रुपए का, वो आप कमर्शियल बात करते हैं तंदूरची की जिसने अपना प्रॉफिट भी लेना है, उसका गैस का बिल भी है या लकड़ी से चलाता है, कोयले से तंदूर चलाता है, उसकी कॉस्ट भी शामिल है। लेकिन आप ये देखें कि जो गंदम का रेट था वो 1300 रुपये था, आज किसान को जो है वो 1800 रुपये मिला है। अगले साल के लिए हमने 1950 रुपया जो है पंजाब हुकूमत ने उसका मुकर्रर कर दिया है जो उसकी स्पोर्ट प्राइस है। इसी तरह हमने कॉटन की स्पोर्ट प्राइस मिनिमम 5500 रुपये मुकर्रर की जो कि 7500 से 8000 किसान को मिला है। इसी तरह गन्ने की हमने स्पोर्ट प्राइस 225 रुपये की है। साथ पंजाब हुकूमत ने कानून बनाया लेकिन उसके 15 दिन में आपने उसके बावजूद जो है आवाम जो है वो परेशान है। आप देख लें पेट्रोल के लिए लाइनें लगती हैं, महंगाई बढ़ गई है और उसके बाद जो है बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है, उसकी वजह से लोग ज्यादा परेशान हैं। सेगमेंट्स हैं। आप दो चीज़ों को ज़रा पहलू को सामने रखें। हम एक सवाल, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप ये देखें कि हमारी आबादी सालाना 2.5% से बढ़ रही, 50 से 60 लाख लोगों का हर साल इजाफा हो रहा है। उनको खाने पीने की चीज़ें भी चाहिए, उनको शेल्टर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, रोज़गार भी चाहिए। उसके पैरेलल हमने मौके भी पैदा करने हैं। आपने बात की थी एक्सपोर्ट सेक्टर की, इंडस्ट्री की, उसी को ले लेते हैं। आप ये देखें, आप फैसलाबाद चले जाएं, लाहौर चले जाएं, गुजरावाला चले जाएं, आप कराची चले जाएं, आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। और किन हालात में हो रही है नसीम साहब, आप ये देखें कि जहाँ कोविड में दुनिया की मईशतें सुकड़ गई, वहाँ हमारी मैशियत जिसको IMF वर्ल्ड बैंक कह रहा था 2% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, अपोजिशन हमारे ऊपर तनकीद कर रही थी, वो 4% से ज़्यादा ग्रो कर गई। वो इस साल भी ग्रो कर रही है और वो ग्रो जो है वो कर्ज़ों को ऊपर नहीं कर रही, वो ग्रो किसके ऊपर कर रही है, वो पैदावार में इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स पिछले साल हमारी 25.2 अरब डॉलर थी, 4 अरब डॉलर थी, 25.4 अरब डॉलर। इस साल 5 माह के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है वो 40% इजाफा हो चुका है। IT एक्सपोर्ट में 42% इजाफा हो गया। जो हमारी टैक्स कलेक्शन है 37% उसके अंदर इजाफा हुआ है। हम अपने टारगेट से ऊपर जा रहे हैं। जब FBR का टैक्स कलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी मैशियत चल रही है, कोविड के बावजूद चल रही है, कोरोना के असरात के बावजूद हमने अपनी इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया। वज़ीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी बेहतरीन पॉलिसी रही, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री चल रही है। जितने लोग शुरू दिनों में कोरोना के बायस बेरोज़गार हुए थे वो तमाम नौकरियां बहाल हुई, उसके साथ साथ लोगों को मजीद नौकरियों के मौके मिले। इसके साथ एक इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो बिजली की खपत है उसमें 15% इजाफा हुआ है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल बिजली की खपत है, इसका मतलब है इंडस्ट्री में पैदावार बढ़ गई है। इसी तरीके से आप हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखें, सीमेंट की सेल्स उठा के देख लें, आप गाड़ियों की सेल्स उठा के देख लें, आप मोटरसाइकिलों की सेल्स उठा के देख लें, इवन आप मोबाइल फ़ोन की सेल्स उठा के देख लें। मोबाइल फ़ोन की भी पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। इससे तो सरमायादार जो है वो अमीर से अमीर तरीन होता चला जा रहा है, लेकिन गरीब को इसका रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा, मैं सवाल कर लेता हूँ कि PDM ने जो है महंगाई के ऊपर जो है इजलास किया है और उन्होंने कहा कि हम 23 मार्च से जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, धरने देंगे, तो गवर्नमेंट तैयार है इन चीज़ों के लिए? बुनियादी तौर के ऊपर आप पहले ज़रा थोड़ा उसको क्लियर कर दें, फिर PDM पे आ जाए। देखें, आवाम के ऊपर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाता है लोगों के ऊपर। आप इमेजिन ये करें कि कोविड आ गया, इंडस्ट्री सारी अगर बंद हो जाती, मतलब बुरे से बुरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं ना, अगर हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाती, ताले पड़ जाते, हमारे पास तो बहाना बन जाता, हम कहते हैं जी कोरोना आ गया,
लॉकडाउन कर दे जैसा सारी अपोजिशन कहती है, तो आपका क्या ख्याल है यहाँ पे करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर होते? क्योंकि हमने लोगों को बेरोजगार होने से बचाया, हमारी उस वक्त की पॉलिसीज़ थी। हम कैश हमने 200 अरब रुपया तकसीम किया, 50 अरब रुपए का बिजली का पैकेज दिया, हमने लोगों को तनख्वाहों के लिए, इंडस्ट्री को कम पैसों के ऊपर पैसे फराहम किए, जिसके बायस आप ये देखें कि हमने कोविड को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। जहाँ तक रह गई बात, आप कहते हैं PDM की, मसलन PDM कहती है जी मैं महंगाई मार्च करेंगे। देखिए PDM के पास अब कोई चेहरा दिखाने को रह नहीं गया, बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आप ये देखें कि फैटफ के कानून साजी आई, इन्होंने हमें ब्लैकमेल करने के लिए नैब की 34 तरामीम सामने ले आए। इन्होंने कहा जनाब ये 34 शिक्के हैं, जिसका मतलब था नैब को ताला लगा दिया जाए। दूसरे जानिब आप देखें वही फजल रहमान जो कहते हैं असम्बलियाँ नाजायज़ हैं, उन्हीं नाजायज़ असम्बलियों में उनकी जमात भी बैठी हुई है, उनका बेटा भी बैठा हुआ है, उन्हीं नाजायज़ असम्बलियों से सदारत का वोट लेने भी वो चले जाते हैं। फिर आर या पार वाले अब खवार हो रहे हैं, यानी इन्होंने अपना मजाक बना लिया। जिस तरह आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो आपको एक कोर्स हासिल करने के लिए डिग्री पास करनी पड़ती है, तो उसके लिए इम्तिहानात देने पड़ते हैं, तो हर 2 महीने बाद एक नई इम्तिहानी डेट शीट आती है। इसी तरह PDM भी जो है वो उसी इम्तिहानी डेट शीट की तरह जलसों की, लॉन्ग मार्चेस की डेट शीट देती है। ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये क्विक मार्च है, और ये क्विक मार्च इनका अब होना है जेलों की जानिब। इनके केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचने को लगे हुए हैं। मरियम सफदर की अपीलें आप देख लें, आप शहबाज शरीफ का केस देख लें, TT केस देख लें, शहबाज शरीफ का जाली अकाउंट आप FIA के अंदर केस देख लें, नवाज शरीफ ऑलरेडी सजा याफ्ता हैं, मुल्क से भगोड़े हैं, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। फजल रहमान इस वक्त सबसे बड़े सियासी बेरोज़गार हैं, जिनके पास जो है वो कई दहाइयों बाद कश्मीर कमेटी नहीं है, सरकारी गाड़ी नहीं है, 25 नंबर बंगला मिनिस्टर इनकलेव का जो है वो फजल रहमान साहब के पास नहीं है। तो इसके बायस ये इस किस्म की तिलमिलाहट इनके अंदर रहती है। अच्छा फारूक साहब, ये बताएं कि PTI का जो नज़रिया है और जो मैनिफेस्टो था उसमें करप्शन टॉप के ऊपर थी, लेकिन अभी तक जो है कोई भी करप्शन के केसेस का फैसला नहीं हो सका, और इलेक्शन तो अब सर पे है क्योंकि 2022 गुजरना है तो 2023 में इलेक्शन हो जाएगा। तो ये क्यों नहीं सजाएं हो पा रही? कोई ऑडियो आ जाती है, कोई वीडियो आ जाती है, लेकिन अदालतों के अंदर कोई काम नहीं हो रहा। देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का अमल पनपने नहीं दिया गया। आप ये देखें कि हमेशा मुकमुका हो जाता था। परवेज़ मुशर्रफ वर्दी में थे, ताकतवर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, उसके अलावा सदर भी थे, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ जैसे बंदे को इन्होंने ब्लैकमेल कर लिया। उनके पाँव को हाथ लगा के 10 साल का मायदा करके मुल्क से बाहर चले गए। हुदैबिया पेपर मिल का जो केस ओपन एंड शट केस था वो उस वक्त बंद करवाया, फिर जब अदालतों में दोबारा खुला तो उसको टाइम बार करके टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर फारिग कर दिया गया। एक दूसरे के केसेस बनाते थे, बंद कर देते थे, वो एक दूसरे को डराने के लिए रखा हुआ था। अब पहली बार हकीकी मानों में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक कमिटमेंट की अवाम के साथ कि करप्शन तो हुई है, 4 फ्लैटों का आज तक हिसाब नहीं मिल सका, ये जो TTs का केस है, ये जो जाली अकाउंट्स का केस है, ये ओपन एंड शट केसेस हैं। कुछ वजूहात हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर इनबिल्ट हैं, जिसमें गैर ज़रूरी अल्तवाएँ हैं। अब मरियम सफदर अपनी ही केस में अपनी अपील दायर की हुई है, पिछले 3.25 साल से 15 अल्तवाएँ ले चुकी हैं। यानी जिसको सज़ा हुई हो और वो अपील दायर करे, उसको तो जल्दी होती है मुझे इंसाफ मिले। मुझे लोअर कोर्ट से सज़ा हुई है, हाई कोर्ट मेरी सज़ा को ख़त्म करे और मुझे बेगुनाह करार दे, ये मेरे सबूत हैं। सबूत तो उन्होंने दिए, ऑडियो भी आ गई, वीडियो भी आ गई, उन्होंने कहा जी मैंने नाजायज़ किया। यही तो सबूत जो है, ये हमेशा इस किस्म की तो चीज़ें लेकर आते हैं जो मजाक बन जाता है। आप बताएं, पनामा हम तो नहीं लेकर आए, पूरी दुनिया के लोगों का नाम आया था, 4 फ्लैट सामने आ गए, 4 फ्लैटों की। चलिए अब एक ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद तफसील से इस पर गुफ्तगू करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। फ़ारूक हबीब साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि मरियम ने तो ऑडियो भी दे दी है, वीडियो भी दे दी है, वो तो कहती हैं कि मैं तो बेकसूर हूँ, ये तो मेरे ऊपर सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन बात ये है, वो कहती थी मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद उनके भाई साहब ने 2016 अप्रैल में इंटरव्यू दिया एक निजी TV के एंकर को। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 फ्लैट्स लंदन में हमारे हैं और मेरी हमशीरा यानी मरियम सफदर जो है उनकी बेनिफिशियल ओनर हैं। 2011 में मरियम ने कहा कि मेरी कोई जायदाद नहीं है, ना लंदन में है ना पाकिस्तान में। 2016 में इन्हीं का सगा भाई हुसैन नवाज ये कहता है कि ये हमारी हमशीरा इनकी मालिक हैं। तो पहले तो आप इनका कोलो फेल का तजाद आप ज़रा चेक करते जाएं। उसके बाद आप देखें कि कौम से ख़ताब नवाज शरीफ कर लेते हैं, कौमी असम्बली में कहते हैं हजूर ये हैं वो ज़राए जिनसे लंदन के फ्लैट्स लिए गए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट उस केस को टेकअप करता है तो वहाँ कतरी खाता आ जाता है
कतरी खत मजाक बनता है तो जाली ट्रस्ट डीड आ जाती है, कैलिबरी फॉन्ट आ जाता है। फिर JITs में जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं पेश कर सकते। नैब अदालत में जाते हैं, वहाँ कुछ पेश नहीं कर पाते। तो ये इनका हमेशा से एक वतीरा रहा है कि ये जालसाजी करते हैं। अब जिसने कतरी खत बनाया था उसी ने राना शमीम का जाली हलफनामा भी बना दिया है, उसी ने जो है ये ऑडियोज़ भी बनाई हैं, क्योंकि ये अपने असल केस की तरफ नहीं आते। असल केस क्या है कि ये 4 फ्लैट्स हैं जो इन्होंने तस्लीम किए हैं, ये इनके हैं। अब आपके नाम को चीज़ मलकियत हो तो आप कहेंगे जी मेरी मलकियत है, ये इन पैसों से मैंने हासिल की है, ये यहाँ से मैंने आमदन आई थी तो इनसे मैंने ये फ्लैट्स खरीदनी है। आप इधर उधर की बात क्यों करते हैं? वो कहते हैं ना कि इधर उधर की बात ना कर, तेरी रहबरी का सवाल है, तू ये बता कि काफिला क्यों लुटा है। तो बुनियादी तौर के ऊपर इनको ये बताना है कि ये 4 फ्लैट्स की ये ज़राए हैं, ये रसीदें। ये क्या करते हैं? ये कहते हैं जी कतरी खत देख लो, जाली ट्रस्ट डीड देख लो, ये कहते हैं राना शमीम का हलफनामा देख लो, और उसकी अरशद मलिक मरहूम की वीडियो देख लो, ऑडियो देख लो साकिब निसार की। ना जज अरशद मलिक मरहूम की वीडियो, ना ऑडियो, ना हलफनामा। अभी तक इन्होंने अपने अदालती रिकॉर्ड का, जहां इनके केसेस चल रहे हैं, उसका हिस्सा नहीं बनाया। राना शमीम तो कहते हैं कि उन्होंने ये एफिडेविट जो है वो लॉकर के अंदर रखा था, तो उधर से गायब होके हमारे यहाँ पाकिस्तान कैसे पहुंच गया? ये कौन सा लॉकर है जिस लॉकर की चाबियां नवाज शरीफ के पास है? ये लॉकर भी तो उन्हीं का लॉकर है ना। और राना शमीम जो है एक लॉकर है और एक नौकर है। राना शमीम को नौकरी भी तो नवाज शरीफ ने दी थी, यानी वो सिंध के उनके वाइस प्रेसिडेंट थे लायर्स विंग के। और चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट के उस वक्त की हुकूमत लगाती थी, वो जुडिशरी तो नहीं लगाती थी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर तो लिहाजा नवाज शरीफ ने उनको ओबलाइज किया। आज वो नवाज शरीफ की को ओबलाइज करने के बायस जो है वो उनका देना भी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी तो ओबलाइज किया, हमेशा कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। नवाज शरीफ को NRO दिया, मुल्क से बाहर चला गया। जहांगीर तरीन को NRO दिया, अभी तक उनके केस का कोई पता नहीं चल रहा। TLP को NRO दे दिया, तो खान साहब NRO तो दे रहे हैं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर नवाज शरीफ को तो किसी सूरत किसी किस्म का कोई NRO नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ ने एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की जिसके ऊपर उस वक्त का चाहे मीडिया हो, तमाम लोग हों, तमाम लोगों का ये एक व्यू था कि जी इनको इलाज करवाने के लिए बाहर जाने देना चाहिए। अदालत ने उनको ज़मानत दी इलाज करवाने के लिए। हमें इन्होंने दरख्वास्त दी ECL से नाम निकालने के लिए। शहबाज शरीफ ने, हमने शर्त रखी कि आप एक पैसे रखवा के यहाँ पे जाएँ, तकरीबन 8 अरब रुपए की हमने शर्त रखी। उसको भी इन्होंने लाहौर हाई। और जो anti-PMLN वोट है वो वोटर बाहर निकला, उसने वोट जो है वो इनको कास्ट कर दिए। और आपने ये भी देखा कि बहुत बड़ी तादाद में एक पैसा भी चला है, 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपए में वोट खरीदे गए हैं। और जिन लोगों की मजबूरियां थी उनकी मजबूरियों को ज़मीरों के सौदे किए गए। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये सियासत में पैसा चलाते हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं EVM लेकर आओ। इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा हुआ है? जब दस्का का इलेक्शन होता है तो बड़ा एक्टिवली इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके रिजल्ट्स देता है या बताता है कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। उसके अलावा फैसल वाडा साहब की सीट पे जो ज़मीनी इलेक्शन कराची में हुआ उसमें भी बड़ी शिकायत थी कि धांधली हुई है। यहाँ पे वीडियो सामने आ गई हैं जिसमें पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन EVM के तो बहुत खिलाफ बात करता है, लेकिन इस तरह की जगह पे एक्शन क्यों नहीं लेता? लेकिन तो ये तो अब आपका जो सवाल है, यही सवाल पाकिस्तान के हर शहरी का है। यही सवाल जो है वो पाकिस्तान का हर फर्द पूछता है कि आप अगर एक जगह के ऊपर एक्शंस लेते हैं तो बाकी जगहों के ऊपर भी फिर उसी किस्म का एक्शन होना चाहिए, उसी किस्म का फिर आपका रवैया होना चाहिए। क्योंकि आपका तो काम है आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ करवाने। तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर उनको देखना चाहिए कि कहाँ पर बेज़ाब्तगी हुई है, कहाँ पर जो है वो वोटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है, कहाँ लालच दिया गया है। जरदारी साहब तो बड़े पुरुमीद हो गए हैं, वो तो कहते हैं जी पंजाब में हम फुल फ्लेज बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे और बड़े पुरुमीद है कि जी शायद पंजाब में उनकी पार्टी ऊपर आ जाए। देखें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि जो है वो इलेक्शन के अंदर जो है वो सियासी कुव्वतों को आकर पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन ये भी है कि किसी को ख्वाब देखने में पैसे थोड़ी लगते हैं। ख्वाब देखने के अंदर क्या हर्ज है? अवाम जरदारी साहब किले बनाते हैं तो बनाते रहें। उनको पहले सिंध की तरफ तो तवज्जो देनी चाहिए जहाँ से 13 साल से वहाँ की आवाम का जो इस्तेसाल किया हुआ है। तो ये ना हो कि
पंजाब की तरफ जो है वो बड़े बड़े ख्वाब देख के तो सिंध से भी कुर्सी उनके हाथ से निकल जाए। अच्छा, हुकूमत का ईवीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है, तो अभी जिस तरह ये कोई ज़मनी इंतखाबात हुए हैं या कोई बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, कैंटोनमेंट के हुए थे, तो वहाँ पे ईवीएम को ट्रायल बेसिस पे क्यों नहीं इस्तेमाल करते ताकि आवाम को भी पता चल जाए। तो कानून नहीं था ना, अब तो कानून बन चुका है, मुश्तरका इजलास में कानून पास हो चुका है कि आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपने वोटिंग राइट देना है, जिससे आपको पता है 90 लाख पाकिस्तानियों को बड़ा फ़ायदा हुआ है इसके ज़रिए। इसी तरीके से आप देखें कि हमारा जो ईवीएम है अब 20 से ज़ायद ममालिक में इसका जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, और आप ये देखें कि इससे आपके जो वोट मुस्तरद होते हैं, 15 लाख वोट 2018 में मुस्तरद हो गए, रिजेक्ट हो गए। ईवीएम के ज़रिए आपका वोट रिजेक्ट नहीं होगा, आपको रिज़ल्ट फौरी मिल जाएगा। आपको ये जो प्रिंट बैलेट पेपर करते हैं, जाली बैलेट पेपर लोग छाप लेते हैं, जेबों में 4-4, एक बंदा वोट डालने जाता है वो 4-4 साथ ले जाता है, जाली बैलेट पेपर्स डाल के आ जाता है, जो रिज़ल्ट तब्दील कर दिया जाता है मैनुअली, जहाँ से ये तमाम चीज़ों का रास्ता रुक जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन की अपनी रिपोर्ट है ईवीएम के ऊपर 2010 में इन्होंने बनाई थी। उसके अंदर उन्होंने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया हुआ है, जिसमें PMLN पीपल्स पार्टी के सब शामिल थे। उसमें इन्होंने ईवीएम की एडवोकेसी के अंदर पूरी तफसील बयान की हुई है, और इन्होंने ये कहा था 2010 में कि अगले 5-10 साल में हम इसको लेकर आएंगे। आज 2021 में खड़े हैं, तो बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ को वेलकम करते हैं, सिर्फ ईवीएम से नुकसान है। मोबाइल फ़ोन ये यूज़ करेंगे, इंटरनेट ये यूज़ करेंगे, ई-कॉमर्स ये करेंगे, ई-बैंकिंग ये करेंगे, दुनिया जहां की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये कर लेंगे। चले जी, अल्लाह ताला करे कि ईवीएम का इस्तेमाल आए और एक साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए, ताकि सब लोगों का जो ईवीएम इलेक्शन के बाद धांधली का शोर मचाते हैं वो खत्म हो जाए। मैं ब्रेक ले लूं या ब्रेक के बाद सिर्फ 10 सेकंड में, ईवीएम अच्छी नहीं इनको लगती, क्योंकि ये ठप्पा माफिया है। ये ठप्पा माफिया है जो ठप्पे लगा लगा के इक़्तिदार में आता रहा है, और ये ठप्पा माफिया का रास्ता रोकेगी ईवीएम, जिससे आम आदमी का वोट चोरी नहीं होगा। चले, आम आदमी का वोट चोरी नहीं होगा। या एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज यहीं से करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर दुनिया में जाते हैं, जाके इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, पाकिस्तान का केस लड़ते हैं, और उसके बाद जिस तरह सियालकोट का वाक़या हुआ है पिछले दिनों या फैसलाबाद का वाक़या हुआ है, इससे एक तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो इन मामलात को किस तरह हैंडल किया जाए जिससे इस तरह के वाक़यात ना हो और पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी ना हो? देखिए, 2 चीज़ें इसके अंदर बड़ी अहम है। आप देखें कि जिस तरह साने APS था, उसने पूरी कौम को यकजा कर दिया, झंझोड़ के रख दिया। इसी तरह ये सानेहा सियालकोट है, जहाँ पर इल्ज़ाम लगाने वाले ने ही फौरी मौके के ऊपर फ़ैसला भी कर दिया। अब एक गैर मुल्की जो पाकिस्तान में नौकरी कर रहा है, उसका नाहक कत्ल किया गया। सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के जितने भी मजहबी उलमा हैं, उन्होंने इसकी मजम्मत की। श्रीलंकन हाई कमिश्नर के पास गए, उनके साथ वहाँ पर जाकर उन्होंने इजहार हमदर्दी किया, इस अमल को उन्होंने कंडेम किया। किसी ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने इसको ग्लोरीफाइड नहीं किया। दूसरे जाने वज़ीर आज़म साहब ने भी क्लियर कट स्टांस लिया कि मज़हब के नाम के ऊपर, इस्लाम के नाम के ऊपर, तौहीन रसालत के नाम के ऊपर, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का नाम इस्तेमाल करके किसी को हम कानून को हाथ लेने में की इजाज़त जो है वो नहीं देंगे। आप ये देखें, अब ये पूरा एक माइंड सेट है, इसके ख़िलाफ़ काम करना है। वज़ीर आज़म साहब ने रहमतुल्लाह लिल आलमीन अथॉरिटी कायम की ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, उनकी शान को बयान किया जा सके। जो उनकी असल में उसवा हुस्ना है, उससे अपनी कौम को मुतारफ़ करवाया जाए, उन नेशन बिल्डिंग की जाए, करैक्टर बिल्डिंग के अंदर जो है उसका एक किरदार अदा किया जाए। हम सिंगल नेशनल करिकुलम लेकर आए हैं, जो कि एक यक नसाबी निज़ाम जो लाने का मकसद ये था कि तबकाती निज़ाम को ख़त्म किया जाए। जो तबकाती निज़ाम है वो एक माशरा नहीं बनाता, वो माशरे को तकसीम कर देता है। उसके खात्मे के लिए हम सिंगल नेशनल करिकुलम लेकर आए हैं। इसी के साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान है, उसके ऊपर जो है वो हुकूमत अमल दरामद कर रही है। इसके अलावा बिल्कुल हो रहा है। इसके अलावा पैगाम पाकिस्तान है, जिसमें मुल्क भर के उलमा ने, मशाइख ने, मजहबी स्कॉलर्स ने, सबके जो है वो दस्तखत जो है वो मौजूद हैं, जो हेट स्पीच के ख़िलाफ़ है, जो हमारी फ़िरका वाराना मुनाफरत है उसके ख़िलाफ़ है, मजहबी मुनाफरत के ख़िलाफ़ है। उन तमाम चीज़ों के ऊपर काम किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने उस माइंड सेट को शिकस्त देनी है। हमने जो अदनान मलिक जैसे लोग हैं
अदनान मलिक ने जो बहादुरी का सबूत दिया, जिस तरह वो मुश्तिल हजूम के सामने अपनी जान को ख़तरे में डाल के उन्होंने प्रियंका कुमार की ज़िंदगी को बचाने की कोशिश की, वो भी तो एक हमारे ही सोसाइटी की शक्ल है ना। वो भी तो पाकिस्तान के अंदर एक माशरे की रिप्रेजेंटेशन थी। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हमारा माशरा ही सारा इंतहा पसंद है, उसके अंदर एक सेगमेंट मौजूद है, कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो उस इंतहा पसंदी की तरफ राग़ब हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हमने इस इंतहा पसंदी का जो है वो रास्ता भी रोकना है। दुनिया के अंदर भी जो है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर ऐसे वाक़यात जो हैं वो होते हैं, लेकिन उनको पूरा माशरा कंडेम करता है, उनकी कौमें कंडेम करती हैं, वहाँ का कानून जो है वो दोहरा मेयार इख्तियार नहीं करता। यही बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है और इसको इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे। यहाँ सज़ाएँ भी होंगी, उनके साथ किसी किस्म का नरम रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा, किसी किसी का सोसाइटी के अंदर इनके साथ नरम गोशा जो है वो नहीं इख्तियार किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि कानून के साथ साथ माशरा भी इस किस्म की सोच के खिलाफ जो है फारूक हबीब साहब, आपने बात की माशरे की भी और कानून की भी। पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात अक्सर होते हैं और जब होते हैं वाक़यात तो उस वक्त सोशल मीडिया और बड़ी ज़्यादा जो है कंडेमनेशन आती है और फिर उसके बाद लोग नॉर्मल हो जाते हैं। जब इन लोगों को अदालतों में पेश किया जाता है तो ये कानून में सुकम होने की वजह से काफ़ी लोग बच जाते हैं और जेलों से रिहा हो जाते हैं। तो कानून, इसकी कानूनी इस्लाहात पर भी कोई काम हो रही है ताकि जो भी मुजरिम हो, मुलजिम हो, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जहाँ तक रह बात कानूनी इस्लाहात की, तो कानूनी इस्लाहात के ऊपर तो काम जो है वो हम कर रहे हैं। हम जो है वो जुडिशल रिफॉर्म्स जो है उसके ऊपर हमने काम किया। जो हमारा क्रिमिनल का लॉ है, जो सिविल लॉ है, आपके इल्म में होगा एंटी रेप बिल हम जो है वो लेकर आए हैं। इसके अलावा हम चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो बिल है, ज़ैनब अलर्ट बिल है, वो हम लेकर आए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में जो बुराइयां नज़र आती हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से जो कानूनी सपोर्ट चाहिए, जो कानून को मजबूत करने की ज़रूरत है, जो हुकूमत के हाथ में है, वो हमने इस पार्लिमान से कानून साजी करवाई है और उसके ऊपर इंशाल्लाह जो है वो हम अमल दरामद भी कर रहे हैं। और फिर मैं आपको कहूँगा कि इसमें हमारे माशरे का, हमारे लोगों का बड़ा अहम किरदार है इन सब मामले के अंदर जो है इसको शिकस्त देने के हवाले से। आज मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की खबर पढ़ रहा था, उसमें था कि पाकिस्तान में पुलिस नंबर 1 करप्ट है और दूसरे नंबर पर अदलिया आती है। तो ये बड़े अफसोस की बात नहीं है कि अगर तो पुलिस ही करप्ट होगी तो फिर ना तो केसेस सही तरह बन सकेंगे, ना FIR जेन्युइन कट सकेगी, और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे अदलिया का नाम आ रहा था। ये एक पब्लिक परसेप्शन है और मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारी जो पुलिस है वो फरिश्ते तो नहीं है उसके अंदर, और पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन एक सिस्टम बन चुका हुआ है। और आप ये देखें कि शरीफ फैमिली ने 35 साल लगा के पुलिस के निज़ाम को जो है वो करप्ट किया है। इसके अलावा इसी तरीके से जो है वो सिंध में भी पुलिस है, तो सूबाई सब्जेक्ट भी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो कदरे वहाँ पर जो है वो हमारी पुलिस बेहतर है और आपके इल्म में भी है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की लोग मिसाल भी देते रहे हैं। पंजाब में यहाँ पर PMLN ने जो है वो पुलिस का निज़ाम बड़ा तबाह बर्बाद किया। इसी तरीके से मैं समझता हूँ जो हमारी अदलिया है, अदलिया को भी ये देखना चाहिए कि अगर ये परसेप्शन है तो उस परसेप्शन को किस तरीके से ठीक करना है, किस तरीके से बेहतर करना है। लेकिन करप्शन तो पहले एक इशू ही नहीं था ना, इसको तो इशू ही हमने बनाया है और इसके ऊपर कमिटमेंट भी हमारी है इसके ख़ात्मे के हवाले से। तो उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं, इदारों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें वक्त लगेगा लेकिन इंशाल्लाह हम मुस्बत सिमत की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक को अमीन करार दिया। हमने देखा कि पिछले जो वज़राए आज़म थे कुछ वो इस वक्त केसेस भुगत रहे तोशा खाना के हवाले से, लेकिन जब इस हुकूमत से तोशा खाना का हिसाब मांगा जाता है तो क्यों नहीं देते? नहीं, देखें दो चीज़ें ज़रा फ़र्क चीज़ है। आप ये देखें कि जो तोशा खाना का रेफरेंस है वो रेफरेंस ये है कि ये वहाँ से गाड़ियाँ अपने घर ले गए, BMW और वो तमाम चीज़ें अपने घर ले गए और वो जो कीमत अदा करनी चाहिए थी, जो कानून था उसके तहत नहीं अदा की। हमने तो आके कानून को मज़ीद सख्त कर दिया। हमने जहाँ ये पहले 20% देते थे वहाँ 50% के ऊपर ले गए मार्केट वैल्यू के ऊपर। उसके अलावा जो है वो कोई ऐसा, ये एक राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक सवाल डाला गया। मौजूदा हुकूमत के ऊपर इस किस्म का कोई केस नहीं। नवाज शरीफ ने भी BMW ली यूसुफ रज़ा गिलानी से, जिनको नाहल करवाने के अंदर वो आगे थे, तो जरदारी साहब ने भी ली और उसकी जो पेमेंट है वो अंसारी शुगर मिल से की गई है। तो वो केसेस डिफरेंट हैं। यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि आपको किसी मुल्क ने ज़्यादा कीमत के तहफ़ दिए हैं, किसी ने कम कीमत के दिए हैं,
तो अगर आप उनके तहाइफ को डिस्क्लोज़ करते हैं तो फिर आपके कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी होते हैं, उन नॉर्म्स को एक धचका पहुंचता है। जब वो लिस्टें आम होती हैं तो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हो जाती है कि ये फ़लाने मुल्क ने जो है वो इतने का गिफ्ट दिया, फ़लाने ने इतने में दिया, तो वो एक आलमी सतह के ऊपर उन ममालिक के लिए भी एक एम्बेरसमेंट क्रिएट हो सकती है। तो लिहाजा उस वजह से इस इंफॉर्मेशन को जो है वो पास ऑन नहीं किया जाता, लेकिन जो चीज़ें आती हैं वो तोशा खाना के अंदर जमा होती हैं। अच्छा, एक बड़ा लाइटर नोट के ऊपर पिछले दिनों कुछ वीडियोस रिलीज़ हुई थी जिसमें मरियम नवाज़ भी गाना गा रही हैं और हमजा शहबाज शरीफ भी गाना गा रहे हैं, तो उनके आवाज़ें कैसी लगी हैं आपको? देखें, ये तो एक उनका अपना फैमिली का जो है वो एक उनका फंक्शन है, तो अगर अच्छी आवाज़ हो तो उस आवाज़ की तारीफ़ कर देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उनका फैमिली का फंक्शन है तो उसको उसी नज़र से ही जो है वो देखना चाहिए। अगर आपको इनविटेशन आई वलीमे की तो आप जाएंगे? अभी तक आई तो नहीं। अच्छा, आप क्योंकि आपका ताल्लुक फैसलाबाद से, आखिरी सवाल मेरा कि फैसलाबाद में जो वाक़या हुआ है ये क्या मेंटेलिटी लोगों की डेवलप होती जा रही है? चलो अगर सियालकोट वाला वाक़या उसको हम मजहबी इंतहा पसंदी के साथ रिलेट कर देते हैं, लेकिन ये माशरती मतलब कैसा माशरा डेवलप हो रहा है? देखें, फिर आपको ये कहूँगा कि ये आप देखें, इशू ये है कि एक एहनतात की सूरत हाल है ना। आप यहाँ देखें कि यहाँ पर बच्चों के साथ भी पोर्नोग्राफी के मसाइल सामने नज़र आ जाते हैं, यहाँ भी नज़र आ जाते हैं। अब जो फैसलाबाद का वाक़या है, इस वाक़े के ऊपर FIR भी दर्ज हो गई, जो मुल्ज़मान की तस्वीरें सामने आई हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। अब उसकी तहकीकात हो रही हैं। जो CCTV फुटेजेस सामने आई है उसका जायज़ा जो है वो हर तरह से जो है वो लिया जा रहा है। अगर वहाँ पर कोई कुछ चोरी भी कर रहा था तो किसी को ये इजाज़त नहीं है कि उनके साथ ये इनह्यूमन रवैया जो है वो इख्तियार करें। तो इन तमाम चीज़ों का जो है वो पुलिस की तहकीकात हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन, हम उसका फॉलो अप भी ले रहे हैं, उनके साथ इन टच भी हैं, पुलिस अथॉरिटी के साथ भी। तो जो हक़ाइक़ होंगे वो भी सामने लेकर आएंगे और जिन लोगों ने ये काम किया है उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो दफ़ात FIR के अंदर लगाई गई हैं वो दफ़ात भी जो है वो बड़ी क्लियर है। फ़ारूक वहीब साहब, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर महंगाई की बात होती है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है कि एहसान राशन के ज़रिए या सब्सिडीज़ के ज़रिए आवाम को रिलीफ दिया जाए। इसके अलावा जहाँ पे माशरे में बुराइयाँ फैलती चली जा रही हैं उनको कानून की गिरफ्त में जब तक नहीं देंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। तमाम उलमा, तमाम सियासतदान अगर इकट्ठे हो जाए तो अब पाकिस्तान से इस तरह की माशरती बुराइयों को ख़त्म करने में देर नहीं लगेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।